everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will cover proposal and acceptance under Indian Contract Act. What is proposal and what is acceptance? We'll look into this video. So let's just start with offer. What is offer or proposal? So in the Indian Contract Act, the concept of offer is fundamental. The definition of offer is given under section 2, clause A, which states that when a person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इस डेफिनेशन को समझें तो इसमें क्या बोल रहा है, जब कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस बताता है किसी को कोई चीज़ करने के लिए या कोई चीज़ उस करने से रोकने के लिए, ठीक है, उसे हम ऑफर कहते हैं. टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल. एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कंसिडर अ सिचुएशन वेयर द होम ओनर ऑफर्स टू सेल देयर कार फॉर $5,000 टू अ नेबर. द टर्म्स आर कम्युनिकेटेड एंड द नेबर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर. दिस कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड एक्सप्रेस ऑफर. इस एग्जाम्पल में क्या है कि एक होम ओनर है, उसे अपनी कार सेल करनी है. नेबर को उसने ऑफ़र दिया कि मुझे कार सेल करनी है जो कि $5,000 की है. अब यहाँ पे नेबर के ऊपर है कि वो उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है और एक रिजेक्ट भी कर सकता है, पर यहाँ जो ऑफ़र दिया गया है ये वैलिड ऑफ़र है. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑफ़र, कितने टाइप्स के ऑफ़र होते हैं. सबसे पहले आता है हमारा जर्नल ऑफ़र. जर्नल ऑफ़र क्या है? इट इज़ एन ऑफ़र टू द होल वर्ल्ड. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एक शॉप है जिसके बाहर एक सेल का बोर्ड लगा हुआ है कि 50% सेल. अब ये सेल एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए तो है नहीं, ठीक है. अगर उसने बोर्ड बाहर लगाया हुआ है दैट मीन्स पूरे लाइक इट इज़ फॉर द होल वर्ल्ड, सब उसे देख सकते हैं और उस ऑफर से अट्रैक्ट होके उसके यहाँ पे सेल लाइक परचेज के लिए आ सकते हैं. फिर आता है स्पेसिफिक ऑफर. इट इज़ मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन. स्पेसिफिक ऑफर में स्पेसिफिकली एक इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ऑफर दिया जाता है. थर्ड है हमारा एक्सप्रेस ऑफर. एन ऑफर विच इज़ मेड बाय वर्ड्स ईदर ओरल और इन रिटर्न. जब हम ऑफर देते हैं वर्ड्स में, या तो वो ओरल हो या रिटर्न हो, उसे हम एक्सप्रेस ऑफर कहते हैं. फिर आता है हमारा इम्प्लाइड ऑफर. अब इट इज़ एन ऑफर विच इज़ मेड बाय द कंडक्ट और गेस्चर ऑफ द पार्टीज. ठीक है, तो इम्प्लाइड ऑफर मतलब हम ऑफर मतलब इम्प्लाइड मतलब हम एक्ट से समझते हैं कि है ना, बाय द कंडक्ट ऑफ और गेस्चर ऑफ द पार्टीज़. यहाँ पे वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं होते, यहाँ पे गेस्चर और एक्ट इन्वॉल्व होता है. फिर आता है काउंटर ऑफर. व्हेन अ पर्सन टू whom the offer is made does not accept the offer, he counters the condition. This is called a counter offer. Suppose मैंने ऊपर एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि होम ओनर ने नेबर को ऑफर किया कि मैं $5,000 में अपनी कार आपको बेचूंगा इफ़ यू वांट इंटरेस्टेड, ठीक है. पर यहाँ पे जो नेबर है वो काउंटर ऑफर कर देता है कि मैं आपको इस कार के 4,000 ही दे पाऊँगा. तो ये क्या है? एक काउंटर ऑफर है. फिर आता है क्रॉस ऑफर. क्रॉस ऑफर क्या है? व्हेन टू ऑफर्स ऑफ द सेम टर्म्स एंड कंडीशन क्रॉस ईच अदर एट द सेम टाइम, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस ऑफर. जब एक दो तरीके मतलब दो ऑफर्स हो जिसमें एक ही तरीके की टर्म्स एंड कंडीशन हो जो क्रॉस कर जाए एक ही टाइम पर, उसे हम क्रॉस ऑफर कहते हैं. फिर आता है स्टैंडिंग ऑफर. स्टैंडिंग ऑफर क्या है? एन ऑफर इज अ स्टैंडिंग ऑफर इफ इट इज इंटेंडेड टू रिमेन ओपन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. सपोज ऊपर वाले एग्जाम्पल से हम ही देखते हैं कि उसने बोला कि मैं आपको कार बेचना चाहता हूँ, ठीक है, और आप मुझे विद इन 2 days इसका आंसर दे दीजिए. तो ये ऑफर सिर्फ 2 दिन तक ही ओपन है, तो इट्स अ स्टैंडिंग ऑफर. नाउ विल लुक इनटू द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर. फर्स्ट इज एन ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. हमने पढ़ा ऊपर कि या तो ऑफर एक्सप्रेसिव होना चाहिए, या तो मतलब वर्ड्स होना चाहिए ओरल और रिटर्न, या इम्प्लाइड होना चाहिए मतलब बाय गेस्चर और बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस. फिर आता है हमारा ऑफर मे बी स्पेसिफिक और जर्नल. Specific offer is one which is made to the particular person and it is accepted by the person to whom it has been made, and no one else can
accepts this offer. फिर B आता है हमारा journal offer is an offer made to a public at large. Third essential of a valid offer is offer must create a legal relationship. An offer to be valid must create legal relationship between parties. Say for example, dinner invitation extended by A to B is not a valid offer. मतलब एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहिए जब हम ऑफर दे रहे हैं किसी को. फिर आता है फोर्थ, द ऑफर मस्ट बी क्लियर एंड नॉट वैग्यू. द टर्म्स ऑफ एन ऑफर शुड नॉट बी वैग्यू, not clear, confusing. For example, A offers to sell B fruits worth 5,000 and it is not a valid offer since what kinds of fruit or their specific quantities are not mentioned. Suppose the offer must be clear and not vague, means confusion नहीं होना चाहिए कि A ने ऑफर किया फ्रूट्स के लिए worth 5,000, बट ये वैलिड ऑफर इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फ्रूट क्या होंगे या क्या क्वांटिटीज़ होंगी मेंशन नहीं की गई है. फिर आता है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. नो ऑफरी कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल विदाउट नॉलेज ऑफ द ऑफर. ठीक है, अच्छे से जो कम्युनिकेट, जैसे ऑफ़र है, जो ऑफ़र होता है वो ऑफरी को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट होना चाहिए. सिक्स्थ है स्टेटमेंट ऑफ अ प्राइस इज़ नॉट एन ऑफर. किसी चीज़ की प्राइस बताना एक ऑफ़र नहीं है. ठीक है, फिर आता है सेवन, ऑफर कैन नॉट कंटेन अ नेगेटिव कंडीशन. नॉन कंप्लाइंस ऑफ एनी टर्म्स ऑफ द ऑफर कैन नॉट लीड टू ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर. एग्जाम्पल, ए ऑफर्स टू सेल हिज काउ टू बी फॉर 5,000. If the offer is not rejected by Monday, it will be considered as accepted. It does not a valid offer. मतलब ये कि नेगेटिव कंडीशंस नहीं होनी चाहिए. सपोज इसमें इस एग्जांपल में क्या दिया है, ए ने बी को अपनी काऊ ऑफर करी 5,000 में. उसने बोला आप मंडे तक अगर रिजेक्ट नहीं करते ऑफर तो मतलब आप इस ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर लिया है. बट ये एक नेगेटिव कंडीशन है. इट इज़ नॉट अ लाइक अ फेयर कंडीशन. ठीक है, एट आता है हमारा not a mere statement of intention is not an offer. Thus a person who attended the advertised place of auction could not sue for breach of contract if auction was cancelled. फिर आता है केस लॉज, हम देखते हैं. सबसे पहले आता है कैरल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल. तो इस केस में क्या होता है कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टाइज्ड अ रिवॉर्ड ऑफ $100 to anyone who used their smoke balls as directed and contracted influenza. Mr. Cyril used the smoke balls as directed and became ill. So she claimed the reward. The company refused to pay. So Mrs. Carroll took a company to the court. अब इसमें क्या हुआ था, एक कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है, ठीक है, जिसने एडवाइस किया कि मैं आप वो $100 का रिवॉर्ड देंगे किसी को भी जो कि स्मोक बॉल यूज़ करे एंड डायरेक्टेड एंड कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा. अगर जिस तरीके से हमने बोला है उस तरीके से अगर ये स्मोक बॉल यूज़ करते हैं फिर भी अगर उन्हें इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो वो उन्हें $100 देंगे. अब मिसेस कार्ल ने यूज़ की स्मोक बॉल और वो बीमार पड़ गई. सो उन्होंने क्लेम किया रिवॉर्ड के लिए. तो कंपनी ने क्या किया, वो पैसे देने से मना कर दिया. तो मिसेस कैरल ने कंपनी को कोर्ट में ले गई. तो डिसीजन क्या निकला कि द कोर्ट रूल्ड इन द फेवर ऑफ मिसेस कैरल, फाइंडिंग दैट द एडवर्टाइजमेंट वाज अ बाइंडिंग ऑफर दैट शी एक्सेप्ट बाय फुलफिलिंग द टर्म्स. मतलब जो उन्होंने रिवॉर्ड का बोला था वो एक बाइंडिंग ऑफर था, ठीक है, और जो कि उन्होंने एक्सेप्ट किया मिसेस कैरल ने, और टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर वो इल पड़ गई मतलब बीमार पड़ गई तो उन्हें वो रिवॉर्ड क्लेम कर सकती हैं. सेकेंड हमारा केस है हार्वी वर्सेस फेसिका. In this case, a plaintiff asked the defendant to sell the piece of land and inquired about the lowest price. The defendant replied with the price but did not expressly offer to sell. The court ruled that the response was merely an invitation to treat, not a formal offer. यहाँ पे एक जो डिफेंडेंट था, इसमें क्या था कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को पूछा एक लाइक अ सेल अ पीस ऑफ लैंड, क्या मतलब टू सेल अ पीस ऑफ लैंड एंड इंक्वायर अबाउट द लोएस्ट प्राइस. यहाँ पे उसने लोएस्ट प्राइस के बारे में पूछा. द डिफेंडेंट रिप्लाइड विद द प्राइस बट डिड नॉट, मतलब उसने ना प्राइस के बारे में बताया पर उसने एक्सप्रेसली ऑफर
सेल के लिए ऑफर नहीं किया. सो द कोर्ट रूल दैट द रिस्पॉन्स वॉज मेयरली एन इन्विटेशन टू ट्रीट एंड नॉट अ फॉर्मल ऑफर. फिर हम आते हैं हमारे एक्सेप्टेंस के ऊपर. ठीक है, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस. एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए, एग्रीमेंट फॉर्म करने के लिए एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है. सिर्फ ऑफर से काम नहीं चलता. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. सो डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ द एक्ट, which states that when a person to whom an offer is made signifies his assent thereto the proposal is said to be accepted. जब भी किसी को एक ऑफ़र देते हैं और वो अपना सामने वाला इंसान अपना सेंड दे के वो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, उसे हम एक्सेप्टेंस कहते हैं. और प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेंस बिकम अ प्रॉमिस. जब भी कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है. यहाँ पे हम देखेंगे असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. देयर मस्ट बी एन एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस फॉर ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर. क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वुड अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ द ऑफर. मतलब कोई भी अनक्वालिफाइड मतलब एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए जितने भी टर्म्स हैं ऑफर के उस पर. फिर आता है सेकेंड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर. अभी किसी ऑफ़र है, किसी ने दिया और आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको वो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना ज़रूरी है. थर्ड आता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड और रीजनेबल मोड. ऑफ़र शुड बी एक्सेप्टेड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मोड. ठीक है, एक प्रिस्क्राइब्ड मोड में ऑफ़र एक्सेप्ट होना चाहिए. कि if the offer or prescribed no mode of acceptance, the acceptance must be communicated according to the reasonable mode such as writing or oral. Fourth हमारा है acceptance must be given within a reasonable time before the offer lapses. जैसे हम स्टैंडिंग ऑफ़र की बात करें, एक ऐसा नहीं हो कि इस मंथ उन्होंने बोला एक ऑफ़र दिया और आप है ना उससे 6 महीने बाद एक्सेप्ट करें, तो वो एक लाइक प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं होगी. एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम. ठीक है, इफ़ नो टाइम इज स्पेसिफाइड देन एक्सेप्टेंस मे बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम. एक्सेप्टेंस शुड बी मेड बिफोर ऑफर लैप्सेस और एक्सपायर्स. फिफ्थ है हमारा एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रिसीड एन ऑफर. ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन आफ्टर रिसीविंग ऑफर. मतलब ऐसा ना हो कि ऑफर से पहले एक्सेप्टेंस आप नहीं दे सकते. जब पहले आपको ऑफ़र होगा तभी आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं. इट शुड नॉट बी प्रिसीड द ऑफर. सिक्स्थ आता है हमारा एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय अ पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड. एक्सेप्ट वही कर सकता है जिसको ऑफर दिया गया हो. एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय अ person or persons to whom it is made, and it cannot be accepted by another person without the consent of the offerer. फिर आता है हमारा सेवेंथ विच इज़ रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन अ रिन्यूअल. मतलब कोई भी है ना ऑफ़र है, अगर वो आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब ऑफ़र अगर आपने रिजेक्ट कर दिया है और उसको आपको एक्सेप्ट करना है तो आप तभी कर सकते हैं जब वो रिन्यू होगा. एन ऑफर वंस रिजेक्टेड कान बी एक्सेप्टेड अगेन अनलेस द फ्रेश ऑफर इज मेड. अब हम पढ़ेंगे कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. मतलब अगर हम रिवोकेशन की बात करें तो हम उसको कैंसिल कैसे कर सकते हैं. ठीक है, रिवोकेशन मतलब कैंसिलेशन. तो रिवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज द एक्ट ऑफ कैंसिलिंग एन ऑफर और एक्सेप्टेंस बिफोर इट हैज़ बीन फुल्ली कम्युनिकेटेड. सबसे पहले आता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल. अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द अदर पार्टी एक्सेप्टेड. अगर हमने किसी को प्रपोजल दिया है, ठीक है, ऑफ़र दिया है, तो हम उसको कब रिवोक कर सकते हैं? सामने वाली पार्टी के एक्सेप्ट करने से पहले वो रिवोक हो सकता है. अ रिवोकेशन मस्ट बी क्लियर एंड सेंड टू द करेक्ट एड्रेस. अगर हम रिवोक कर रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं ऑफ़र को तो वो क्लियर होना चाहिए और सेंड टू द मतलब एक प्रॉपर मोड में ऑफ़र जो एक्सेप्टेंस मतलब जिस ऑफरी तक पहुंचना चाहिए. फिर आता है प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड इफ़ द रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम पासिस विदाउट द अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट. ठीक है, हम प्रपोजल तभी भी रिवोक कर सकते हैं जब एक रीज़नेबल अमाउंट पास हो जाए, टाइम जो रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टाइम है वो पास हो जाए
विदाउट द अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट। कोई सामने वाली पार्टी अगर रिस्पॉन्स ना दे और एक रीजनेबल अमाउंट में हम टाइम अगर निकल जाए तो हम उसे रिवोक कर सकते हैं। अ प्रपोजल कैन बी रिवोक इफ द अदर पार्टी फेल्स टू मीट द कंडीशन प्रेजेंट टू acceptance. A proposal can be revoked if the other party fails to meet a condition presented or acceptance. A proposal can be revoked if the person proposing dies or become insane. Proposal तभी भी रिवोक हो सकता है जब कि जिसने प्रपोज किया है वो मर जाए या फिर वो इंसेन हो जाए। फिर आता है रिवोकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस। It can be revoked at any time before it has been fully communicated to the person making the offer। ठीक है, मतलब हम एक्सेप्टेंस कब रिवोक कर सकते हैं, जब तक मतलब है ना हमने अगर एक एक्सेप्टेंस किया हमें उसको रिवोक करना है तो हम उसको उस बीच में रिवोक कर सकते हैं जब तक वो ऑफर तक पहुंच नहीं जाता। साइलेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेंस। अगर हम किसी चीज़ पे साइलेंस हैं, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ पे साइलेंस है तो वो एक्सेप्टेंस कंसिडर नहीं करेंगे। इट मस्ट बी मेड इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम और एज स्पेसिफाइड इन द प्रपोजल। मतलब एक्सेप्टेंस है वो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में ही होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।